ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आप ही का आपके लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 7। बेटा, मैं आज एक ऐसा लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जो थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये कंसेप्ट जो मैंने बताया आपको, ये कंसेप्ट कराते ही नहीं है। दैट इज व्हाट इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अगर आप एग्जामिनेशन को चेक करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट, दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बट बेटे, मैंने तो प्यार किया है, और प्यार में बेटे कुछ भी नहीं देखा जाता। आई वॉन्ट दैट यू शुड ओपन योर रजिस्टर। बेटे, अपने रजिस्टर्स ओपन करना बड़ा ही कंपल्सरी है आज के लेक्चर में, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहा हूं आज, कोई कोटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द पॉइंट। In the last lecture number 6, I have told you that we have discussed some basic logic concepts. Just have a look on this. हमने कुछ बेटे concepts लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगर जैसा आपको थोड़ा सा मालूम हो तो पॉइंट याद है। ये देखिए जी, ये concepts है which I have discussed in this chapter. That is, what is the overview of accounting? When I say accounting, it consists of two elements. What is the difference between financial accounting, management accounting, users of financial statements, formats of financial entities, and conceptual framework for financial reporting. मैंने आपको आज conceptual framework, last lecture में we have started with this concept, and these are your learning outcomes. Just have a look. So I am on my concept number 6 because I want to explain you conceptual framework of financial reporting. बेटे, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनी क्यों, क्या जरूरत थी, why this document has been prepared, why IASB International Accounting Standard Board is there, what is the need behind that, what I mean by globalization, what I mean by liberalization, और मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट नीड बताने वाला हूं बेटे। बिकॉज ऑफ दैट ओनली there is a birth of a new body named as International Accounting Standard Board. No doubt regulatory framework we will be discussing in chapter number 2, but आज का ये जो लेक्चर है मुझे कहीं ना कहीं रेफर करना पड़ेगा IASB, because IASB को हमें हेल्प करनी है। there has to be a guiding document, there has to be idea, there has to be a framework, there has to be a outer ring road कि भाई इसके अंदर ही ये काम करेगी। आप उस फ्रेमवर्क को बताने के लिए आज मैं ये डिस्कस कर रहा हूं व्हाट आई मीन बाय कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बेटे, लेक्चर 7 है, कोई बात नहीं बेटे, क्या हो गया, जितने मर्जी लेक्चर्स हो जाएं, मैं आपको लॉजिकली कंसेप्चुअली बताने वाला हूं। तो आप अपने रजिस्टर्स आई थिंक ओपन कर ही चुके हैं, सभी कर चुके हैं बेटे, अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखिए जी, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वी हैव टू डिस्कस द 5 हेड्स। मुझे ये 5 हेड्स बताने हैं जो मैंने लेक्चर 6 में बताया था, दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाई वी प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एटलीस्ट वी शुड गिव आउटर लाइन, हमें बताना है कि ये पर्पस है। व्हाई? बिकॉज सम गाइडिंग प्रिंसिपल, सम विजन, सम मोटिवेशन शुड बी देयर फॉर IASB, क्योंकि बिकॉज IASB रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दोज स्टैंडर्ड्स, IASB responsible for helping the corporate entities or how to interpret that. So that is a purpose. Objective मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बेटे, आप जैसा कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिल्कुल सेम सेंस में इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द कम्युनिकेटी, so that the user of these financial statements can take economic decisions at particular time. बेटे, आप ये बताइए उस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा जब आप उस इंफॉर्मेशन में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट इज नॉट मटेरियल, इट डज नॉट कंटेन कंप्लीटनेस, इट डज नॉट कंटेन सो मेनी रेलेवेंस एंड ऑल अदर ड्रॉबैक्स। तो इसलिए मैं आज आपके सामने बेटे ये 3rd फीचर जो मैंने पीले रंग से हाईलाइट कर दिया, आप प्लीज रजिस्टर खोल लें, सीधे होके बैठे बेटे, बिल्कुल कमर सीधी, देखिए झुक के नहीं बैठना, और टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। क्वालिटी देखिए, फिर लेट रहे में थप्पड़ मारूंगा खींच के, खड़े हो, बैठो, बैठ के पढ़ो बेटा। क्वालिटेटिव फीचर्स,
थर्ड इज क्वालिटेटिव फीचर्स, फोर्थ इज एलिमेंट्स एंड फिफ्थ इज कंसेप्ट। बेटे पांचों के पांचों हेड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर एग्जामिनेशंस। और इसके साथ साथ वो अगर आप मेरे ग्राउंड लेवल 0 के लेक्चर्स देख लें तो आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है, बिकॉज मैंने आज आपको नैरोलैक पेंट्स की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करना है। एंड दिस इज नैरोलैक पेंट्स। हमारी इंडिया में बड़ी अच्छी कंपनी है नैरोलैक पेंट्स जो पेंट्स बनाती है। बट इफ नैरोलैक पेंट्स की अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखना स्टार्ट करें, दिस इज 100 एनुअल रिपोर्ट ऑफ, इसका मतलब 100 से पहले कुछ हो चुके हैं, ये 100वीं है 2020 की नैरोलैक पेंट्स की। बेटे ये कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है, इसमें ये बताया है कि कौन एमडी है, कौन ये है, कौन ऑडिटर है, कौन चीफ सेक्रेटरी है, हु इज सीएफओ, हु इज सीईओ, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर। और उसके बाद अबाउट द रिपोर्ट में उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने चेयरमैन ने अपनी मैसेज दिया है। नाउ द पॉइंट इज, मेरी डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हो रही है। बेटे आप एज अ लेमैन, एज अ मिडिल मैन, एज अ कॉमन मैन, if you read the financial statement of this company and the message given by this chairman, तो बेटे ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इतना कुछ दिया है, सारे फाइनेंशियल्स बताए हैं, की हाईलाइट्स दिए हैं, दैट दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ माय कंपनी। आप ये बताइए एक मिडिल मैन, एक नॉर्मल मैन हु हैज सम नॉर्मल बैकग्राउंड, हु इज ऑफ द नॉर्मल सेंस, बेटे वो इन बातों से बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाए, जैसे आप किसी गर्लफ्रेंड से या किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं तो आप पागल हो जाते हैं उसके लिए। इसी तरह से इन्वेस्टर इफ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नैरोलैक पेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाय एनुअल रिपोर्ट ऑफ नैरोलैक पेंट्स, इट इज बट नेचुरल दैट ही विल बाय द शेयर्स ऑफ नैरोलैक पेंट्स फ्रॉम द मार्केट। बेटे वो शेयर्स लेगा, वो ओनरशिप लेगा। अब आप ये बताइए, आफ्टर बाइंग द शेयर्स, उसको कुछ पीरियड के बाद ऐसा पता चलता है दैट दिस कंपनी इज गोइंग फॉर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, और द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बेटे यहीं से जन्म हुआ क्या, किसका, दैट अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज टू बी कम्युनिकेटेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी टू द यूजर्स, दिस स्टेटमेंट शुड, दिस इंफॉर्मेशन शुड कंटेन some basic qualitative characteristics। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, टेक्निकल कंसेप्ट है। लेक्चर 6, लेक्चर 7, आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब टीचर्स नहीं करा रहे, भूपेश आनंद करा रहा है। आइए हम इसको डिस्कस करें। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखें कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं इस कंपनी के। दीज आर द ऑडिटर्स। ये बेटे ऑडिटर की रिपोर्ट है, उसमें गूगल में आराम से आप सर्च करेंगे तो मिलेगी। मैं अब ऑडिटर रिपोर्ट से ज़्यादा चाहता हूं कि आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए। ये देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले लिखा हुआ नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, other tangible assets, other non-current assets, current assets, equity and liability, equity share capital, non-current liabilities, financial liabilities। बेटे आपको एक फॉर्मेट गिवन है that this is the balance sheet of Nerolac Paints। Similarly, you are given with income statement of Nerolac Paints। आप चेक करें, इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में मटेरियल कंज्यूम, दिस चेंजेस इन दिस, डेप्रिसिएशन, दिस। और नीचे देखिए सिग्नेचर्स कितने लोगों के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर हैं, कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं, एंड ऑडिटर के सिग्नेचर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिग्नेचर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सिग्नेचर हैं। बेटे इट मीन्स वी वांट टू गिव यू अ ट्रस्ट, पब्लिक को हम ट्रस्ट देना चाहते हैं कि इन सभी लोगों ने इंफॉर्मेशन को चेक किया है, करेक्ट है, और आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। बट कई बार आप देखा होगा सत्यम इंडस्ट्रीज, सहारा, किंगफिशर एयरलाइन, यस बैंक, लेमैन ब्रदर्स, एनरॉन, ऐसी हजारों कंपनीज हैं जिन्होंने अभी फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया है। इट मींस द इंफॉर्मेशन विच इज देयर इज नॉट करेक्ट or it does not have some qualitative features. So because of that, I am going to start with that a company, the information
which that company is communicating should contain some qualitative characteristics. तो बेटे उन्हीं qualitative characteristics के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं. There are two characteristics. आप प्लीज नोट कर लेंगे. जो मैंने रिटन स्लाइड्स बनाई हैं उसको नोट करेंगे. नो डाउट आई हैव गिवन यू पीपीटीज ऑल्सो. अभी पीपीटी में आएंगे. पहले आप इस बात को सुनिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होना कंपलसरी है. तो मैंने अभी तक आपको नैरो लेग पेंट से ये बताया दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ characteristics, qualitative characteristics of that financial information. If not, then what will happen? बेटे फाइनेंशियल फ्रॉड जिस कंट्री में ज्यादा होंगे, अल्टीमेटली इन्वेस्टर विल लूज इंटरेस्ट. और बेटे जहां पर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, जहां पे मनी फ्लो नहीं करेगा, सेविंग्स डायरेक्टली कैपिटल में फ्लो नहीं करेंगी, दैट कंट्री विल नॉट ग्रो. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ IASB. मैं तो कहूंगा उस गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू कम्युनिकेट, इट शुड हैव दीज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बेटे इसमें मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बात करेंगे. वन इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. आप मुझे बताइए कि आप कहीं पे किसी के घर में, विवाह में, मैरिज में, यू आर गोइंग फॉर दैट एंड तो आप वहां पे क्या खाते हैं? बेटे आप वहां पर स्नैक्स खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, टिक्की खाते हैं, मसाला डोसा खाते हैं. और आप जब तक बारात नहीं आती आप खाते ही रहते हैं. जब बारात आती है और मेन मेनू स्टार्ट हो जाता है तो आप उस जगह भी चले जाते हैं और चपाती भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, शाही पनीर भी खाते हैं. इट मीन्स मैंने आपको 3-4 चीजें ये बताई, स्नैक्स भी खाते हैं और मेन मेनू में जाकर चपाती, दाल, पराठा, नान सब खाते हैं. बेटे इसमें बेसिक पता क्या है? अगर आप खाली स्नैक्स खा लो और आपका पेट तो भर ही चुका है और आप घर आ जाओ तो आपको लगा कुछ खाया ही नहीं. बेटे बेसिक खाना बड़ा कंपलसरी है. इट मींस व्हेन आई से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इट कंटेन्स टू पार्ट्स. वन इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड इज एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो मैं आपसे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा. बेटे फंडामेंटली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होना कंपलसरी है इन दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आप लिखते हैं साथ साथ. बेटे रेलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. अभी हम देखेंगे द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, बाय द नैरो लेग पेंट्स टू द कॉमन इन्वेस्टर, दैट शुड बी रेलेवेंट. Now, what is the meaning of relevant? What are the features of relevant? We will discuss for that. Second feature should be faithful representation. और बेटे 4 मैंने कहा enhancing features होने चाहिए as per conceptual framework of फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप प्लीज नोट करें, आपको मैं थप्पड़ मारने आ रहा हूं आपके घर में अगर आप नोट नहीं करेंगे. बेटे एनहेंसिंग में देखिए कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. इट मींस इट शुड बी कंपेयर्ड विद अनदर कंपनी. ठीक है. सेकंड इज वेरीफाइबिलिटी. इट मींस अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि क्या उसकी ट्रूथनेस है, वाउचर्स हैं, डेबिट नोट है, परचेजिंग ऑर्डर है, तो दैट कैन बी पॉसिबल. टाइमलीनेस. बेटे आप ये बताइए अगर आप एसी से टाइम पे नहीं करते तो आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहने वाली. इट मींस इट शुड हैव टाइम लिमिट्स. इट शुड बी विद इन टाइम. एंड लास्ट इज अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. बेटे ये 6 फीचर्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 फंडामेंटल हैं, 4 एनहेंसिंग हैं. इनको समझना है. तो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी फंड कैरेक्टरिस्टिक. तो पहले मैं आता हूं why there is a need. So we have all understood that because on that information we are relying. Creditors are relying, users are relying, internal users, external users, bankers, creditors, investors, and they are ready to invest time and money. So it means that financial information should have some prerequisites. बेटे आप मसाला डोसा खाते हैं तो प्री रिक्विजिट क्या है? सांभर भी होगा, डोसा होगा, मसाला होगा, चटनी होगी. ये तो प्री रिक्विजिट है. उसके साथ गन पाउडर हो या ना हो, दैट इज एनहेंसिंग. पॉइंट. तो मैंने कहा द डिमांड फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स क्रिएट द नीड ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो मैं पहले फीचर में आ गया. बेटा टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना. मैंने कहा 2 फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है. वन इज रेलेवेंस एंड सेकंड इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. इन दोनों फीचर्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आप ध्यान से समझना दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंस. आप बताइए, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको चाइनीज में बोलना शुरू कर दूं, जर्मन लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दूं, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट चाइनीज और जर्मन लैंग्वेज, तो क्या आप मेरी बात में क्या वेदर आई कैन कम्युनिकेट समथिंग टू यू? बेटे हो ही नहीं सकता. इट मींस आई शुड स्पीक रेलेवेंट.
It means financial information should give a relevant information to the user. तो पहले आप लिख लें, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अपनी कहानी बताऊंगा. In order to have relevant information. अब बेटा रेलेवेंट कैसे होगा, उसके लिए मैं कुछ कंडीशंस देख लूंगा. एंड इफ दोज कंडीशंस आर प्रेजेंट आई विल से इट इज रेलेवेंट, एंड इफ दोज कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट आई विल से इट इज नॉट रेलेवेंट. फॉर एग्जांपल, जो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मींस द रिपोर्टिंग एंटिटी, द Nerolac Paints, which information wants to communicate to the public at large, to the Mango people, should contain these conditions. पहली बात, first is that decision should influence the economic decisions. It means जो यूज कर रहा है, that person can able to take the decision on the basis of that information. कुछ छुपा नहीं होना चाहिए. It should be relevant. Now how it is relevant, उसकी conditions हम देख लेते हैं. तो relevant के लिए it should able to make decisions, should be provided in time. बेटे आप टाइम पे अगर एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंचते हैं तो आपका एग्जामिनेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. एवरीथिंग इज इन टाइम. आपको सही समय पे सही टाइम पे पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सक्सीड. सिमिलरली, इन ऑर्डर टू मेक दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट, it should contain or it should have the capability that it can affect the economic decisions of the users, and it should be in time. And बेटा नेक्स्ट फीचर की बात करें, it should provide predictive power. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, प्रिडिक्टिव पावर रिगार्डिंग पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स. एक बच्चा कहता सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो. बेटे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ने के बाद आप एटलीस्ट कुछ फ्यूचर को एनालाइज कर पाए, मॉडलिंग कर पाए, एक्सपेक्ट कर पाए कि ये फ्यूचर आने वाले दिनों में होने वाला है. जैसे मैं कहता हूं पोस्ट कोविड-19 के बाद हम एक प्रिडिक्टिव नेचर के ये हो सकते हैं दैट माय इकोनॉमी विल नॉट ग्रो एट द सेम रेट, देयर विल बी सम रिसेशन बिकॉज देयर इज नो डिमांड, एंड इफ देयर इज नो डिमांड आई विल नॉट एबल टू सेल, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू सेल आई विल नॉट एबल टू गेट द प्रॉफिट्स. तो दिस इज प्रिडिक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने बड़े अच्छे सेल्स किए एंड दैट इज बीन शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो क्रेडिटर्स को जब वो इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ Nerolac Paints कि भाई लास्ट दिवाली में Nerolac Paints has sold this much amount or has given a growth of 20%. So now they can predict that in the coming future they will show a growth rate of more than that. It means financial information which is being presented by Nerolac Paints should have a predictive feature. It means we can predict it. But इसी तरह से the information which is being provided by Nerolac Paints should be of confirmatory nature. बेटे past tense में कुछ हुआ, past tense में if any event was there, supposedly Nerolac Paints has purchased a machinery for manufacturing those paints, so that event can be confirmed with the help of vouchers or with the help of entries, transactions, events. It means जो भूतकाल में हुआ उसको confirm करना, या it should confirm that event. That information is named as relevant. आप ये बताइए पास्ट टेंस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, पास्ट टेंस में जो भी इवेंट्स हुए, that must be confirmed. And also जो फ्यूचर में होने वाला है that has to be predictive. It means that information is relevant if that information is confirmatory in nature or predictive in nature. तो बेटा लिखना है should provide information about past events. इसको हम बोलेंगे बेटे confirmatory in nature. confirmatory in nature. बेटा ये जो इवेंट है ना पास्ट इवेंट्स का, इसको हम कहते हैं confirmatory. और जो फ्यूचर इवेंट्स का ना बेटे, ये जो अभी बताया था, ये जो फ्यूचर का बताया था, इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव इन नेचर. फ्यूचर इवेंट्स को हम प्रिडिक्टिव इन नेचर कहेंगे और पास्ट को हम कंफर्मेटरी कहेंगे बिकॉज वो हो चुका है, उसको कंफर्म. इट मींस दैट इंफॉर्मेशन शुड बी ऑफ कंफर्मेटरी इन नेचर, प्रिडिक्टिव इन नेचर, एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड
should be prepared as per prudence concept. बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं. वैसे आई विल बी डिस्कसिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इन लेक्चर नंबर 9 और 10 बिकॉज दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. बट प्रूडेंस कंसेप्ट में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं. आई कैन से दैट दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट if that financial information has predictive, has confirmatory, has materiality concept and has prudence concept. बेटे अब ये प्रूडेंस क्या है? मैंने लिखा बेटे प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी और होशियारी से आपने उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया. मुझे आप एक बात बताएंगे, आप सभी मेरे सामने बैठे हैं, कोविड-19 के वायरस के आने से पहले और कोविड-19 के वायरस के बाद पोस्ट सिनेरियो, इफ आई कंपेयर द प्री सिनेरियो विद पोस्ट सिनेरियो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट. बेटे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी सिनेरियो आएगा कि आप घर में बैठे रहेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, आप अपने मनी को यूज नहीं कर पाएंगे और इस तरह से बुखार और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी. भगवान ना करे. But the point is, now think it from the point of view of a corporate entity. Nerolac Paints के पॉइंट से सोचिए और मुझे बताइए प्रूडेंस कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे. बेटे ये जो नेरोलैक पेंट्स का अभी आपने एक देखा ना, चेयरमैन की फोटो देखी थी. बेटे आप ये बताइए, ये देखिए चेयरमैन, मैं दोबारा दिखा देता हूं. चेयरमैन ये रहा बेटा, ये रहा चेयरमैन. कहाँ हो चेयरमैन? ये लो जी. नाउ दिस चेयरमैन, I want to tell you something about prudence concept. After COVID-19, this chairman, this managing director is of the view कि आने वाला समय खराब आने वाला है. आने वाले समय में लोग पेंट परचेज नहीं करेंगे. आने वाले समय में they will not go for painting their house because there will be scarcity of basic needs. ऐसा मिस्टर चेयरमैन को आज दिख रहा है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस हैं. तो आप ये बताइए, अगर आत्मा में ये आवाज आ रही है कि आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है और नुकसान होने की संभावना है, तो इस चेयरमैन को क्या करना चाहिए? और द सीएफओ और द अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी शुड, बेटे अगर आत्मा कह रही है ना कि भविष्य अच्छा नहीं है और भविष्य में कोई नुकसान होने की संभावना है, देयर इज अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, तो आपको क्या करना चाहिए? अभी से उसकी गुल्लक बना लेनी चाहिए. गुल्लक बेटे उसमें अभी पैसे डालने शुरू कर देने चाहिए, प्रोविजन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए. अभी वो लॉस हुआ नहीं, दैट लॉस हैज नॉट हैपेंड अप टू दिस डेट, बट the point is there is a possibility that it will happen. तो समझदारी क्या कहती है, होशियारी क्या कहती है कि आप उस लॉस को जो फ्यूचर में आपको लग रहा है हो सकता है, आज ही अकाउंट फॉर करो और उसकी प्रोविजन बनाओ और उसको इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करो. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर कोविड-19 आप मास्क बना रहे हैं, माउथ मास्क, और आप हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं और आपको फ्यूचर बड़ा सारा प्रॉफिट होने वाला है, ह्यूज प्रॉफिट होगा, बेटे हुआ तो नहीं, आपको लग रहा है. सो दैट इनकम, दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी शोन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस इज प्रूडेंस कंसेप्ट. कितना प्यारा मैंने कोविड को लेकर एग्जांपल बताया कि अगर आपको सिंपल सी भाषा में, अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, बट एक्चुअली में रियलिटी में नहीं हुआ, तो यू विल नॉट अकाउंट फॉर दैट इनकम. बेटे क्योंकि जब इनकम दिखाएंगे, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो फिर आप उसको अपना मान लेंगे, और अपना मान लेंगे तो खर्च कर लेंगे. दैट इज नॉट गुड. सो दिस इज प्रूडेंस कंसेप्ट दैट व्हेनेवर यू वांट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट शुड गिव प्रेडिक्टिव इन नेचर, इट शुड बी कंफर्मेटरी इन नेचर, इट शुड हैव अ मेटेरियलिटी कंसेप्ट, इट शुड हैव अ प्रूडेंस, इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट. समझदारी, होशियारी, नुकसान को पहले अकाउंट फॉर करो और प्रॉफिट को, इनकम को अभी आप टच भी मत करो. बेटा दैट इज नेम्ड एज
प्रूडेंस कंसेप्ट। तो मैं भूपेश आनंद इस समय आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं दैट what are the fundamental features or characteristics of that financial information. The first feature is relevance, and I can say that the information is relevant if that user can take the decision, or if that information is provided on time, or if that information is predictive in nature, or if that information is confirmatory in nature, or that information is prepared as per the prudence concept. लास्ट है बेटे, वो जो इंफॉर्मेशन आप बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट शुड बी मटेरियल। उसमें मटेरियलिटी कंसेप्ट भी होना चाहिए। एक बच्चा कहता है मटेरियल, हाँ बेटे मैंने यहां पे लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मटेरियल कंसेप्ट। मटेरियल का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, अगर ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से यूजर के डिसीजन में चेंज आ सकता है। मैंने एक बात बोली, दोज ट्रांजैक्शंस, दोज इवेंट्स due to which if they are present in that, if they are disclosed in that financial information, the user of that information may change his economic decision, may change his decision. That information is named as material information. और जिसकी वजह से there will be no change, no effect in the mind of the user, you know, that is named as non-material. तो आप जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, इट शुड कंटेन द मटेरियलिटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटे, आप ACCA कर रहे हैं, आप F3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ कैन यू टेल मी आपके लिए क्या मटेरियल है और क्या इमटेरियल है? मतलब आप क्या चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कि भाई आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो शायद आप डिसीजंस चेंज कर दें। सपोजिंगली ऐसा कल रेगुलेशन आ गया कि ACCA के जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिया में जॉब नहीं कर सकते, भगवान ना करे ऐसा हो, तो बेटा दिस इज मटेरियल फॉर यू। शायद आप ACCA आगे कंटिन्यू करो या ना करो, इट डिपेंड्स अपॉन दिस इंफॉर्मेशन। सिमिलरली if we are communicating, if a reporting entity is communicating a information and it does not contain that material transactions or material events, now because of that this users can take or cannot take the decision, so this information is named as material. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट तभी होगी जब उसमें सारे मटेरियल के फैक्ट्स, मटेरियल बातें डिस्क्लोज हो रही हैं, प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव इन नेचर है, कंफर्मेटरी इन नेचर है, टाइमली दी हुई है और वो इकोनॉमिक डिसीजंस को चेंज कर सकती है। उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं रेलेवेंट है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट बेसिक फीचर समझ आ गया है। आइए जी, मैं चल रहा हूं बेटे नेक्स्ट पॉइंट में। सेकंड फंडामेंटल फीचर इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बेटा एक फादर और एक सन के रिलेशनशिप जो है ना, उसको हम कहते हैं फेथफुल रिलेशनशिप, एंड दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज फिड्यूशरी रिलेशनशिप। बड़ा नाजुक होता है। एक इन्वेस्टर ने अपने मन के पैसे, मेहनत के पैसे उस नैरोलैक पेंट्स में इन्वेस्ट किए, तो बेटे नैरोलैक पेंट्स की कंपनी की, डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट शुड बी फेथफुल। अब कैसे पता चलेगा ये फेथफुल है या नहीं? बेटे इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस प्रेजेंट हैं, if those conditions are present, then I will say that information is faithful. अगर सपोजिंगली मैंने अभी नैरोलैक पेंट्स आपको दिखाया और उसमें एक था प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, बैलेंस शीट में तो शो हो रहा है बट एक्चुअली में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, और बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? गुडविल, बट एक्चुअली देयर इज नो गुडविल फॉर दैट। और बैलेंस शीट में वी आर शोइंग दैट नैरोलैक पेंट्स हैज बोरोड अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट एक्चुअली देयर इज नो ऑब्लिगेशन। सो आई विल से दिस इज नॉट अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। आप जो शो कर रहे हैं, आप सच्चा सच्चा शो नहीं कर रहे, आप झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। इट मींस जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करेंगे दैट शुड बी सच्ची सच्ची, इट शुड बी ट्रुथ, इट शुड हैव अ ट्रुथ कंसेप्ट। तो बेटे आइए लिखते हैं। एक बच्चा तो सो ही गया, वो कहता है यार आज मास्टर पता नहीं क्या बक 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 करता जा रहा है। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, और कोई टीचर नहीं करा रहा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
अब एक बच्चा कहता सर कुछ वीडियो है वगैरह, कुछ गाना दिखाओ मोटिवेटिंग, कुछ आई डाउन हो रहे हैं हम। बेटे बिल्कुल ठीक है, मैं भूपेश आनंद आइए एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा और आपने उसको कमेंट में लिखना और बताना है कि आप ये वीडियो कौन सी मूवी का है। ठीक है जी, ज्यादा देर तक तो नहीं दिखा पाऊंगा, फिर भी स्टिल देखिए। पढ़ा है आपने? मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। तो बेटे आपने बताना है कमेंट में कि ये कौन सी मूवी है और इस मूवी को देखने के बाद आपको क्या इंस्पिरेशन मिली। तो बिल्कुल वही इंस्पिरेशन आपने एसीसीए में यूज कर लेनी है बेटा। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई घबराने की बात नहीं है। जब किया इरादा पक्का, कोई चीज नहीं है मुश्किल। तो बेटे मैं इस समय फंडामेंटल फीचर 2 लिख रहा हूं, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हैं। एक्सटेंट टू विच इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स, एक्यूरेटली सच सच बेटे हम तभी कहेंगे कि वो फेथफुल है। एसेट्स सच सच हो, लायबिलिटी सच्चे हो, ट्रांजैक्शन सारी आ रही हो। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, आपने कभी मूवी देखी है बेटे, उस मूवी में लिखा होता है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, ये एक मनोकथित बात है और अगर ये किसी पे रिलाय करती है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट मीन्स ऑल मूवीज, ऑल सीरियल्स, कभी सास भी बहू थी बेटे, वो सब कुछ फिड्यूशियरी हमने बनाया, आर्टिफिशियल है। इट मीन्स इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियल। आपने कभी मोनालिसा की वो देखी है बेटे सीनरी? बेटे मोनालिसा की आप जब सीनरी देखेंगे, उसकी आंखों को देखेंगे तो आपको रियलिटी में दिखेगा कि इसकी आंखों में दर्द है। इट मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच यू आर गोइंग टू शो और विच एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी विच यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू योर यूजर्स, there should not be a difference between the information which you want to show and what is there in the reality. It means reality और जो आप शो करना चाहते हैं दोनों में अलाइनमेंट होना चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं इंटीग्रिटी होनी चाहिए। कई बार आप सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इट मीन्स यू आर नॉट इंटीग्रिटी। बेटे अलाइनमेंट होना चाहिए बोलने में, करने में और सोचने में। तो यहां पर भी हम यही कह रहे हैं, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। आइए हम देखें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे बेटा, फॉलोइंग आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फेथफुल। अगर ये बातें होंगी तो हम मान लेंगे कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज फेथफुल। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बेटे आप खाली लीगैलिटी को फॉलो करने के लिए, रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं और एक्चुअली में कुछ और है, दैट इज नॉट द केस। अभी देखेंगे उसको, कंप्लीटनेस में आते हैं। पहले आप जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं, उसमें कुछ इवेंट्स, कुछ इंस्टेंसेस, कुछ ट्रांजैक्शंस, मटेरियल ट्रांजैक्शंस या कुछ आपने शो ही नहीं किया। आप बताइए, मसाला डोसा बन रहा था, अभी आधा अधूरा बना था और आपको खाने में दे दिया, क्या आपको अच्छा लगेगा मसाला डोसा? इसी तरह से आई विल से दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल हैव फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इफ दे आर शोइंग क्या क्या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर दैट दे शुड बी कंप्लीट। पूरा कंप्लीट करेंगे ना एसीसीए तभी बेनिफिट होगा बेटे। आप सोचे खाली स्किल लेवल हो जाए, नॉलेज लेवल हो जाए और जॉब करने लग जाएं तो वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो क्वालिफाइड एसीसी को मिलती है। सो इट शुड बी कंप्लीटेड। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड। मैंने यहां पे लिखा दिस इज द फीचर। अगर ये फीचर प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा दैट दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिविंग फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेशन शुड बी न्यूट्रल। बेटे ऐसा नहीं कि आप एक चीज को प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन देते जा रहे हो। जैसे एग्जिट पोल की बात करूं, मान लेते हैं हमारी इंडिया में देयर इज अ बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी एंड सपोजिंगली दिस न्यूज चैनल इज बिलोंग्स टू बीजेपी और इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड दे वांट टू शो दैट अल्टीमेटली बीजेपी विल विन। तो एग्जिट पोल में वो ओपिनियंस उन्हीं लोगों की ले रहे हैं, दोज हु आर बीजेपी सपोर्टर्स। सो बेटे दिस इज बायस्ड। ये ठीक थोड़ी है। आप अगर कोई चीज कह रहे हैं तो दैट शुड बी न्यूट्रल। आप किसी चीज को प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं शो करेंगे, इट शुड बी न्यूट्रल। देन आई विल से इट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपने कोई अकाउंटिंग फ्री फ्रॉम एरर, अब बेटे गलतियां तो होती रहती हैं। एरर का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता।
आप एसीसी का पेपर दें F3 का, डायरेक्ट पूरा 100% ठीक हो ही नहीं सकता। इसी तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेटे नैरोलैक पेंट्स ने लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस किए हैं, लैक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, लैक्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस। बेटे गलती होने की संभावना है और हो भी जाएगी, बट द पॉइंट इज हम ये कह रहे हैं कि मटेरियल एरर्स नहीं होने चाहिए। तो बेटे मैंने वही बात लिखी है, मैं आ गया जी एनहेंसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रॉड कैटेगरीज, वन इज फंडामेंटल, सेकंड इज एनहेंसिंग। फंडामेंटल में दो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम एड ऑन फीचर्स की बात कर रहे हैं। पिज्जा आप लेते हैं, एक तो बेसिक पिज्जा होता है, बेस, बेबी को बेस पसंद है, बट उसमें आप एड ऑन करा सकते हैं ना, गार्लिक पेस्ट, मशरूम टॉपिंग, दिस टॉपिंग, एक्स्ट्रा चीज, दिस। सो दिस इज एनहेंसिंग। बेटे चार हम करेंगे, चार फीचर्स विद इन एनहेंसिंग, और अगर ये दो और चार प्रेजेंट होते हैं तो एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तो आइए हम सबसे पहले एनहेंसिंग में देखें कंपैरेटिबिलिटी। अब जैसे मैंने अभी नैरोलैक पेंट्स की बात की आपके सामने, अब बेटे हमारे इंडिया में एशियन पेंट्स भी है, बर्जर पेंट्स भी है, बड़ी सारी कंपनीज है पेंट्स की। इट मींस इफ अ यूजर वांट्स टू सी दैट हाउ नैरोलैक पेंट्स विजा विद बर्जर पेंट्स, विजा विद एशियन पेंट्स, इट मींस नैरोलैक पेंट्स का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी इजीली कंपेरेबल विद अदर पीयर्स। और नैरोलैक पेंट्स में भी शो किया मैंने 100 एनुअल रिपोर्ट। तो बेटे अगर उस यूजर को चेक करना है कि उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में क्या किया, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन, कॉम्पिटिटर कंपैरिजन, सो दैट शुड बी पॉसिबल। तो कंपैरेटिबिलिटी तो होना ही चाहिए, तभी आप कहेंगे दैट इट हैज अ गुड क्वालिटेटिव फीचर। तो बेटे इसको टाइम सीरीज, फॉलोइंग आर द कंडीशंस। अब कंपेयर कैसे करें? कंपेयर तो करना है नो, व्हाट आर द कंडीशंस विच शुड बी देयर सो दैट वी कैन से दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। नैरोलैक पेंट्स का ये जो 100th अभी एनुअल रिपोर्ट मैंने शो किया, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2020, if I see the financial statement of 2019 of Nerolac Paints, or if I see 2018 and financial statement of Nerolac Paints, इन सभी ईयर्स में डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स। एक ईयर में हमने कैलकुलेट किया रिड्यूसिंग बैलेंस से, फिर डबल डिस्काउंटिंग मेथड से, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड से। आप बताइए एज अ यूजर, एज अ मैंगो पीपल, वेदर यू विल बी एबल टू कंपेयर इट। बेटे कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। कहते हैं आप जब पढ़ाई करते हैं ना, लगातार जब आप पढ़ते हैं तो बेटे तभी रिजल्ट आता है, लगातार रेगुलरिटी, और सेम चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी स्ट्रेट लाइन कभी दिस, नथिंग लाइक दैट। इन्वेंट्री इफ वांट्स टू वैल्यू, यू वांट टू वैल्यू एंड यू थिंक दैट FIFO इज द बेस्ट, देन यू शुड फॉलो FIFO फॉर ऑल द ईयर्स। There has to be a consistency. If there is no consistency, I cannot compare it. Next is disclosure of accounting policies. बेटे मैंने एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर 1 है ना, एक्चुअली में होना चाहिए था लास्ट चैप्टर, बिकॉज इसमें बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट नो इश्यूज। उसके लिए मैंने ग्राउंड लेवल 0 के लेक्चर्स बड़े सारे रिकॉर्ड किए हैं। तभी मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आप वो भी अटेंड कर लें, वो भी देख लें जो YouTube में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद ये देखें तो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। उसमें मैंने बताया व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज, व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग कन्वेंशन। नो डाउट इस चैप्टर में भी, लास्ट लेक्चर में, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बट देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स जो आप डायरेक्टली, कई बार दे गिव यू नो चॉइस कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नाउ दैट एंटिटीज adopting a particular choice, for example for depreciation, now there is a principle that there is a concept, that matching concept, that you should debit depreciation, but depreciation can be calculated by different methods. Now this is the choice. अब इस चॉइस में से हमने एक मेथड को अडॉप्ट किया नैरोलैक पेंट्स ने, तो मैं कहूंगा दैट कंपनी हैज फॉलोड वन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बेटे कंसेप्ट बड़ा हो गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, विद इन कंसेप्ट
every entity can also have different basis of measurement, different basis of recognition. तो उसमें से जो वो मेथड फॉलो करते हैं that is named as accounting policy. तो अगर उस कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया है तो that has to be disclosed. But if I say consistency, so that policy should remain same over the years for Nerolac paints. ठीक है जी. कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हमने की थी लास्ट क्लास में भी, दैट नेरोलैक पेंट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड्स. तो उसके बाद क्या होगा, कंपेरेटिबिलिटी में इजी होगा. बेटा आप लिख रहे हैं, एक बच्चे को फिर नींद आ रही है, बेटा अभी गाना दिखाया है, अच्छी बात है, 2 फीचर्स रह गए हैं. कितनी मेहनत से, एक्सप्रेशन से, एनर्जी से मैं आपको बता रहा हूं और आप ऐसे ढीले ढीले बैठे हैं. बेटे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं एज पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो और कोई टीचर नहीं कराता या मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं कराता. Verifiability, it means the information which you have shown in your financial statements, in the income statement, in the performance statement, in the position statement, if we want to verify it, it can be verified. बेटे वेरीफाई का मतलब है अगर हम चेक करना चाहें कि क्या भाई सच में ये हुआ था, कैश क्या सच में इतना है, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू द कैशियर, टू द कैश काउंटर एंड कैन चेक द कैश. इट मीन्स इट इज वेरीफाइबल, डायरेक्ट वेरीफाइबल. इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है 31 मार्च को. जैसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी के लिए आपका अकाउंटिंग पीरियड भी सेम होना चाहिए. ऐसा थोड़ी है कभी आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप अपनी बना रहे 31 मार्च, कभी होली से होली, कभी दिवाली से दिवाली, कभी आप ट्रंप की बात मानते दिसंबर से दिसंबर. Nothing doing like. It should have consistency. Similarly, it should have verifiability logic. It means if any person wants to verify the transactions or the events, the truthness in that, तो बेटे वो कर पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. और वाउचर्स इनडायरेक्ट वेरीफाइंग भी होता है. आप डायरेक्टली वेरीफाई नहीं कर सकते, बट बिल्स, इनवॉइस, cash memo, debit card, debit note, credit note, with the help of that we can verify. If that feature is also there, I will say सोने पे सुहागा. सेकंड लास्ट फीचर पे आ गया बेटे, टाइमलेस. अगर आपने सब कुछ बढ़िया किया और टाइम पे वो चीज नहीं दी तो बेटे आप समझ रहे हैं, वैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम लेट देंगे तो ज्यादा अच्छी होती हैं, बट इंफॉर्मेशन शुड ऑलवेज बी गिवन ऑन टाइम. सो दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन ऑन टाइम सो दैट दिस यूजर कैन टेक अ डिसीजन ऑन दैट. ठीक है जी. बासमती राइस का एग्जांपल दिया है, बेटे ये जितने पुराने हो ना उतनी वैल्यू बढ़ जाती है. फ्रांस की ग्रेप्स की वाइन जितनी पुरानी हो वैल्यू बढ़ती है, बट मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन शुड बी ऑन टाइम. और लास्ट फीचर है बेटे अंडरस्टैंडेबिलिटी. अब आपको मैं इतने लेक्चर्स ले रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, बोलती. आप बाकी यूट्यूब लेक्चर्स भी देखिए, उसमें भी बड़े सारे टीचर्स बोल रहे हैं, बट द पॉइंट इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. बट भूपेश आनंद का ये जो लेक्चर है, आप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इट, देन ओनली इट इज बेटर, देन ओनली इट इज, आई विल से दीज आर द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ भूपेश आनंद वीडियो लेक्चर्स. कि you can understand what I want to say. Similarly, the last enhancing feature should be of that financial information should be that it should be understandable to the user. बेटा मैंने बड़ी प्यारी सी इसी के लिए आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर की है. आइए देखें. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी पीपीटीज भी शो कर रहा हूं. बेटे बड़ी प्यारी सी पीपीटीज बनाई है मैंने फॉर दिस कंसेप्ट. आप अपना प्रिंट आउट निकाल लें, हार्ड कॉपी अपने सामने रखें, एंड आई विल शो यू द डिफरेंट. ये देखिए बेटे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल. पहले हमने कहा था इट मीन्स व्हाट आई मीन बाय दिस, द थॉट्स अपॉन विच नाउ दीज आर द 5 पॉइंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड. बेटे मैं अभी 3rd में हूं, ऑब्जेक्टिव बता दिया मैंने. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हूं मैं इस समय, और मैंने आपको क्वालिटेटिव फीचर्स में बताया, फंडामेंटल एनहांसिंग, डिफरेंट एग्जांपल्स दिए, डिफरेंट रियलिटी की बातें बताई. बेटे पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. रेलेवेंस, फेथफुल, दिस कंपैरेटिबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलेस. बेटे ये इंपॉर्टेंट है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे क्लास नोट्स और इस पीपीटी को रिलेट करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है. बेटे IASP अभी आप F7 में करेंगे, फिर उसके बाद SBR
प्रोफेशनल पेपर में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, लेक्चर नंबर 8, वो इजी है, एलिमेंट्स की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 9 मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दिखाऊंगा, IASB का फॉर्मेट। और लेक्चर 10 तो मैं क्या बोलूं, कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द पार्ट्स विच आर गिवन इन द कैपलान एंड BBB इन चैप्टर नंबर 1। बेटे मैं भूपेश आनंद हूं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, आपसे प्यार किया मैंने। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।